इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन क्यों एग्जिस्ट करता है? इंडिया में इक्विटी की बात होती है, पर क्या लैंग्वेज के बीच में सच में इक्विटी है? क्या सिर्फ लैंग्वेज डिसाइड करती है कि आप पावरफुल हो या पावरलेस? लैंग्वेज सिर्फ बात करने का टूल नहीं होता, यह एक आइडेंटिटी, पावर और पॉलिटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग टूल होता है। इंडिया दुनिया के सबसे लिंग्विस्टिक डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। लगभग 122 मेजर लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है और 19,500 बोलियां एग्जिस्ट करती है। मतलब इंडिया लैंग्वेजेस का एक ओशियन है। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद में भी सब लैंग्वेजेस इक्वल नहीं है। कुछ भाषाएं बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जैसे हिंदी और इंग्लिश, और कुछ भाषाएं जिनको बहुत कम इम्पोर्टेंस मिलती है। और इसी कारण से जब किसी इंसान को उसकी लैंग्वेज की वजह से कम समझा जाता है या डिसएडवांटेज मिलता है, तो उससे कहते हैं लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए जानते हैं इस भाषाई भेदभाव को और ये भी समझते हैं कि इंडिया में भाषा को लेकर विवाद क्यों है। जब इंडिया में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब लीडर्स को एक चीज समझ में आ गई थी कि लोगों को जोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका उनकी भाषा है। महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी। इसलिए 1920 में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपने एरियाज को ब्रिटिश के बनाए हुए रैंडम बॉर्डर के हिसाब से नहीं, बल्कि लैंग्वेज के बेसिस पर ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब सिंपल था कि लोग अपनी भाषा में कनेक्ट करेंगे तो मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी वक्त पटा भी इसी तरह में, जैसे लीडर्स ने कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाना इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। तो समझने वाली बात यह है कि इंडिपेंडेंस से पहले लैंग्वेज सिर्फ एक बोलने का मीडियम नहीं थी, बल्कि आइडेंटिटी, पावर और सेल्फ रूल का सिंबल बन चुकी थी। और इसी फाउंडेशन ने आगे चलकर इंडिया के लिंग्विस्टिक स्टेट्स और रीजनल पॉलिटिक्स को एक नया रूप दिया। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद में सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स को डर था कि अगर स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए जाएंगे तो देश की यूनिटी टूट सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर लोग अपनी भाषा के लिए डिमांड कर रहे थे और उनकी डिमांड को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। फिर 1952 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। पोटी श्रीमल्लू, जिनका जन्म 16 मार्च 1901 को मद्रास में हुआ था, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक आंदोलन किया और उन्होंने 56 दिन तक हंगर स्ट्राइक की और इस हंगर स्ट्राइक में उनकी डेथ हो गई। इस इवेंट ने पूरे देश में प्रोटेस्ट और अनरेस्ट को फैला दिया था। प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गवर्नमेंट को लोगों की शर्तों को मानना पड़ा और 1953 में आंध्रा स्टेट बना, जो इंडिया का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। इसके बाद तो मानो जैसे कोई चेन रिएक्शन शुरू हो गया हो। 1953 में गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इस कमीशन का गोल था कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को बेटर ऑर्गेनाइज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को इफिशिएंट बनाना और नेशनल यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। और फिर आया एक हिस्टोरिक स्टेप, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। पुराने ब्रिटिश सिस्टम, जिसे पहले ABCD स्टेट के नाम से जाना जाता था, उसे हटा दिया और इंडिया का मैप कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए, कर्नाटक को कन्नड़ा बोलने वाले लोगों के लिए, तमिलनाडु को तमिल बोलने वाले लोगों के लिए और पंजाब और हरियाणा को पंजाबी लैंग्वेज के आधार पर बांट दिया गया। इस तरह लैंग्वेज सिर्फ आइडेंटिटी का सिंबल नहीं था, बल्कि इंडिया के पॉलिटिकल मैप को डिफाइन करने वाली सबसे पावरफुल फोर्स बन गई थी। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम और शुरू हो गई। 1956 में जब स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ। स्टेट्स के अंदर छोटे छोटे लैंग्वेज ग्रुप थे जो कमजोर पड़ने लग गए। सिंपल भाषा में समझे तो जब किसी स्टेट में एक लैंग्वेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, तो जो लोग कमजोर भाषा बोलते हैं उन्हें स्कूल, नौकरी और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसको सीखना पड़ता है। इससे हुआ ये कि लैंग्वेज की इक्विटी की जगह स्टेट के अंदर एक दूसरा लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया। मतलब स्टेट तो लैंग्वेज के नाम पर बन गए, लेकिन उन्हीं स्टेट के अंदर कुछ लोग अपनी ही लैंग्वेज के लिए पीछे छूट गए। इसी वजह से
जो भाषा के आधार पर बनने वाले जो राज्य थे उन्होंने एक साइड पर तो आइडेंटिटी दी, लेकिन दूसरी साइड पर इंटरनल भाषाई भेदभाव का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड नहीं थी। असली इश्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छुपा हुआ था। इंडिया में लैंग्वेज को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन आगे चलकर इंस्टीट्यूशनल फोरम में दिखा, उसकी एक बड़ी वजह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में लैंग्वेज को अलग अलग स्टेटस देना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ये क्वेश्चन बहुत सेंसिटिव था कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। इस इश्यू पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में काफी डिसएग्रीमेंट था। एक तरफ थे वो लोग जो हिंदी बोलने वाले थे, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग थे जो हिंदी नहीं बोलते थे, और वो इस बात पर एग्री नहीं थे। इस टेंशन का रिजल्ट एक कॉम्प्रोमाइज के रूप में निकला, जिसे आर्टिकल 343 नाम दिया गया। इस आर्टिकल के अंदर हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और इंग्लिश को भी 15 साल तक ऑफिशियल काम करने के लिए अलाउ किया गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी को इम्पोर्टेंट स्टेटस दिया, लेकिन इंग्लिश को तुरंत खत्म नहीं किया। जैसे जैसे 15 साल का टाइम क्लोज आने लगा, टेंशन फिर से बढ़ने लगी। 1965 के आसपास जो लोग हिंदी बोलने वाले राज्यों में नहीं रहते थे, उन लोगों में यह फियर बढ़ने लगा कि हिंदी को पूरे देश पर थोप दिया जाएगा, और इसी वजह से उन राज्यों में प्रोटेस्ट होने लगे। पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि गवर्नमेंट को एक स्टेप और लेना पड़ा। उसका रिजल्ट था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जिसके थ्रू इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कंटिन्यू करने की परमिशन मिल गई। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरफ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, लेकिन इसी प्रोसेस ने यह भी क्लियर कर दिया कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मैटर नहीं थी, बल्कि पावर, रिप्रेजेंटेशन और एक्सेस का टूल बन चुकी थी। जो लैंग्वेज टॉप लेवल पर स्ट्रॉन्ग होती है, उसी के बोलने वालों को एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स और जो सरकारी कामकाज है उसमें ज्यादा एडवांटेज मिलता है, और जिनके पास वो लैंग्वेज नहीं होती उनकी आइडेंटिटी अक्सर सेकंड क्लास ट्रीट की जाती है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया में लैंग्वेज का इश्यू सिर्फ भाषा का नहीं, बल्कि सम्मान, अधिकार और पॉलिटिकल पावर का इश्यू है। और इसी वजह से नेशनल लैंग्वेज का मिथ और ऑफिशियल लैंग्वेज की रियलिटी दोनों मिलकर इंडिया की लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स को एक नया शेप देती है। और इसी पॉइंट पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लोगों को लगता है कि हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे नहीं कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 में हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है और इंग्लिश को पहले 15 साल तक ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए कहा गया है। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज दोनों एक चीज नहीं होती। इंडिया ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और 2010 में गुजरात हाईकोर्ट ने इस बात को प्रूफ किया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 350 सरकार को यह ड्यूटी देता है कि हिंदी को स्प्रेड किया जाए और उसको डेवलप किया जाए। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि हिंदी को प्रमोट किया जाए। तो यहाँ से यह मैसेज बहुत क्लियर हो जाता है कि हिंदी एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन एक और इम्पोर्टेंट चीज बोलता है, वो बोलता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए आर्टिकल 29 के पार्ट 1 में कहा गया है कि अगर किसी कम्युनिटी की अपनी भाषा है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा में बोल सके, उसे यूज कर सके और उसे बचा सके। तो सिर्फ आर्टिकल 29 ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग अधिकार देता है। जैसे आर्टिकल 30 के पार्ट 1 में कहा गया है कि अगर किसी कम्युनिटी की अपनी लैंग्वेज है तो वो अपनी भाषा में एजुकेशन देने के लिए अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 350A ये बताता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चिल्ड्रंस को उनकी मदर टंग में एजुकेशन दी जाए। और आर्टिकल 350B ये बोलता है कि एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई जाए जिसका काम ये होगा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना। लेकिन रियल क्वेश्चन यही आता है कि क्या ये सब ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होता है या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क जरूर दिया, लेकिन राइट्स के लिखे हुए होने और उनका ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फर्क होता है। और जब ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट काफी वीक होता है तब लोग रेजिस्टेंट करते हैं, और तमिलनाडु में इसका बड़ा एग्जाम्पल मिलता है। यहाँ लैंग्वेज को लेकर रेजिस्टेंस कोई आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है। 1937 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को कंपलसरी बनाने की बात हुई तो लोगों ने इसका काफी ज्यादा विरोध किया, और यहीं से एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुआ। ये सिर्फ लैंग्वेज का इश्यू नहीं था, बल्कि आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का इश्यू बन गया था। फिर 1965 में
सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। यह वही टाइम था जब इंग्लिश को रिप्लेस करने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तमिलनाडु में लोगों को लगा कि हिंदी उन पर फोर्स की जा रही है। उसका रिजल्ट यह हुआ कि स्टेट भर में प्रोटेस्ट और राइट्स होने लगे। स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट को लीड किया। सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस हो गई 1967 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को तमिलनाडु की पावर से कम्प्लीटली बाहर कर दिया गया और उसके बाद में डीएमके एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बनकर बाहर आई। इसके तुरंत बाद 1968 में एजुकेशन पॉलिसी में एक रूल बनाया गया कि हर स्टूडेंट 3 लैंग्वेज सीखेगा, जिसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहा गया। इस फॉर्मूले के अनुसार हिंदी बोलने वाले राज्यों में स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश और एक साउथ की लैंग्वेज सीखेगा, और जो नॉन हिंदी बोलने वाले राज्य थे उनमें एक रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश सीखेगा। लेकिन ना तो दूसरे राज्यों ने इसको फॉलो किया और ना ही हिंदी बोलने वाले राज्यों ने इसको फॉलो किया, जिससे वो कंडीशन वैसी की वैसी बनी रही। तो तमिलनाडु का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि जब लैंग्वेज को लोग अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं तो वो सिर्फ पॉलिसी का इश्यू नहीं रहता, बल्कि एक पावरफुल रेजिस्टेंस मूवमेंट बन जाता है जो पूरे देश की लैंग्वेज पॉलिसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। और लास्ट में अब पूरी पिक्चर को एक साथ समझते हैं। देखिए, इंडिया में लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन एक छोटी सी सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक डीप रूटेड और कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स तीनों से मिलकर बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात जरूर की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक लैंग्वेज हायरार्की डेवलप हो गई। आज के इंडिया में इसका इम्पैक्ट हमको सीधा देखने को मिलता है। जैसे अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी अच्छी आती है तो आपको जॉब्स, एग्जाम्स और सिस्टम में एंट्री आसान मिलती है। लेकिन अगर आप सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में एजुकेटेड हो तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है। और माइग्रेंट वर्कर के लिए लैंग्वेज एक बैरियर बन जाती है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स को ना तो अपने राइट प्रॉपरली समझ में आते हैं, ना वो अपनी बात इजीली रख पाते हैं, और इसी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है और पॉलिटिक्स में भी इस टूल का यूज होता है। अब एंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि 8 शेड्यूल को एक्सपेंड किया जाए, भोजपुरी और राजस्थानी जैसी लैंग्वेज को भी रिकॉग्निशन मिले। दूसरा, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए जो कमीशन बनाया गया है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि वो सिर्फ रिपोर्ट ना करे बल्कि एक्शन भी इंश्योर कर सके। तीसरा, यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम ज्यादा लैंग्वेज में अवेलेबल हो, ताकि हर बैकग्राउंड के लोग इक्वल कम्पीट कर पाए। चौथा, कोर्ट में भी रीजनल लैंग्वेज का यूज बढ़ाया जाए ताकि जस्टिस सबके लिए एक्सेसिबल हो सके। और पांचवा, सिटीज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी पॉलिसीज हो जो माइग्रेंट और लोकल लैंग्वेज दोनों के बीच में बैलेंस बना सके। तो इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी डाइवर्सिटी में है, और अगर लैंग्वेज ही डिवाइड का रीजन बन गई तो यूनिटी सिर्फ स्लोगन बनकर रह जाती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि लैंग्वेज को पावर का टूल नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और इंक्लूजन का मीडियम बनाया जाए, तभी इंडिया सच में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अचीव कर पाएगा।